आप सभी लोगों का स्वागत है आज की प्रमुख चर्चा में। आज की प्रमुख चर्चा का विषय है संपदा मैरिज। संपदा मैरिज को जानने से पहले हम थोड़ा सा हिंदू मैरिज एक्ट को जान लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जिसमें टोटल 38 सेक्शन है, यह एक विस्तृत दस्तावेज है जो हिंदुओं के वैवाहिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है, किस प्रकार से उनकी वैवाहिक स्थिति को कानूनी तौर पर मान्यता दी जाएगी व उत्तराधिकार के नियम होंगे। जैसे फिर सेक्शन इनका 17 इस मैरिज एक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को या दूसरे विवाह को मान्यता नहीं देता है। इसी तरह से सेक्शन 3 में संपदा के मतलब को बताया गया है, जो क्लोज ब्लड रिलेशन से संबंधित होता है। पिता की तरफ से यह आपकी 5 जनरेशन तक माना जाता है और माता की तरफ से यह 3 जनरेशन तक माना जाता है। इस प्रकार का आपका अगर किसी से रिलेशन होता है तो आपके संपदास कहलाएंगे और इनके बीच क्या है, किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है और किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध वॉइड करार दिया गया है सेक्शन 5 में, इसी हिंदू मैरिज एक्ट में। तो आपको जो देखना है, जो इशू वर्तमान में आया था वो सेक्शन 5 को लेके ही आया था, जिसमें जो हमारे पिटिशनर थी एक महिला, जिसने यह कहा था कि यह हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है, ख़त्म करता है, यह हमें हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है। हमारे राइट टू इक्वलिटी जो हमें प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसमें हमें विधि के समक्ष समानता और संरक्षण प्राप्त है, यह हमें उससे रोकता है। तो इशू क्या था इसे हम समझते हैं। बेसिकली इस महिला की शादी 1998 में होती है अपने एक डिस्टेंस कजिन से, क्योंकि उस समय इसे लीगल रिकॉग्निशन नहीं था, इसलिए क्या है इसे वॉइड माना गया था। और 2003 में इनके हस्बैंड के द्वारा भी एक प्ली रखी गई थी जिसमें भी इसको वॉइड माना गया था। और 2007 में मैरिज ये फैमिली कोर्ट में भी इसको क्या है, इस मैरिज को वॉइड माना गया था। और इसके बाद क्या है, यह प्ली सुप्रीम कोर्ट में भी आती है, वहाँ भी इसे रिफ्यूज़ किया जाता है। पर लेकिन दोबारा से 2023 में फिर से गर्माहट लेती है यह प्ली और दिल्ली हाई कोर्ट में यह इशू आता है और दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसको फिर से वॉइड करार दिया जाता है, यानी कि इस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा। मान्यता सिर्फ इसी प्रकार के रिलेशन को है अगर किसी भी प्रकार से वह विवाह उसी कस्टम में काफ़ी समय से क्या प्रचलित है, तो आपको उसका प्रूफ देना होता है, तभी वह मान्य होता है। जो इससे पहले जो केस कोर्ट में चला था हरिहर प्रसाद बनाम वाल्मीकि प्रसाद, उसमें कोर्ट ने यही डिसीजन दिया था कि दो संप्रदाय के बीच कोई भी किसी भी प्रकार का विवाह इसलिए वैलिड होगा अगर उसे ट्रेडिशनल तौर पे क्या है, दोनों बोथ पार्टीज उसे एक्सेप्ट करती हों काफ़ी लंबे समय से, तो उसका आपको प्रूफ देना होता है कोर्ट में। अगर कोर्ट में इस प्रकार का इशू जाता है तभी आपकी शादी को वैलिड करार दिया जाता है। तो महिला इस प्रकार का किसी भी प्रकार का एविडेंस देने में सक्षम नहीं थी उस समय, तो इस प्रकार से यह माना गया है कि यह जो हमारा सेक्शन 5 है यह किसी प्रकार से आपके फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 है उसको किसी प्रकार से बाधित नहीं करता है। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स आपको आपकी स्वतंत्रता से संबंधित है, विवाह भी आपकी स्वतंत्रता में ही आता है, पर लेकिन साथ ही साथ में क्या आपका हिंदू मैरिज एक्ट क्या करता है, इस प्रकार के संप्रदाय मैरिज को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है सेक्शन 5 के तहत। इसमें आपके रिलीजन की मान्यताएं शामिल होती है, कई कारणों से यह महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्या होता है संप्रदाय मैरिज को एक्ट को बनाया गया है और इसे सेक्शन 5 के तहत इनवैलिड करार दिया गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन था कि संप्रदाय मैरिज है वो भी इनवैलिड ही होंगी, वॉइड होंगी, पर लेकिन कुछ खास केसेस में अगर किसी कस्टम में इस प्रकार का चलन प्रचलित है तो आपको उसका एविडेंस देना होगा कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में, तो वह मान्यता प्राप्त कर लेगा और यह किसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को वॉइड नहीं करता है, किसी प्रकार से आपके जो आपके स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं उनको यह छीनता है। तो इस चर्चा का प्रमुख विषय यही था कि संप्रदाय मैरिज बेसिकली होती क्या है, आपके क्लोज ब्लड रिलेशन से संबंधित होता है, 5वीं जनरेशन तक पिता से संबंधित होता है, आपकी माता की 3 जनरेशन तक संबंधित होता है, वह आपके भाई बहन कहलाते हैं या आपके क्लोज ब्लड रिलेशन में आते हैं, आप उनसे विवाह नहीं कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का प्रचलन में भी आया है तो उसको क्या है ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए और उसका आपको एविडेंस देना पड़ता है। अगर यह कोर्ट में किसी की भी तरफ से प्ली जाती है तभी वह विवाह मान्य होगा, नहीं तो कोर्ट की नज़र में वह
इनवैलिड होगा, वॉइड होगा, नल होगा और किसी भी प्रकार से उसे लीगल रिकॉग्निशन नहीं होगी। पर लेकिन इसके अलावा आपको और भी चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे इशू फंडामेंटल राइट्स को लेके था, तो फंडामेंटल राइट्स का वॉइड होते हैं, उसको भी क्या है, वो भी कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है, उसका निर्णय भी कोर्ट को ही लेना होता है। तो कोर्ट ने माना किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट का वॉइडेशन नहीं हो रहा है, इस प्रकार से आपकी प्ली को खारिज किया जाता है। तो आगे की चर्चा तो हम आगे करते रहेंगे, पर लेकिन आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय था वह संविदा मैरिज था। तो आप संविदा मैरिज को समझ चुके होंगे और संविदा रिलेशन को भी समझ चुके होंगे। यह मुद्दा इसलिए बेसिकली गहरा है क्योंकि आजकल कोर्ट में चल रहा था और अखबारों में भी ये बार बार आ रहा था, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसका मतलब आपको पता होना चाहिए था संविदा क्या होती है। इसमें आपको क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको संविदा मैरिज के बारे में पता होना चाहिए। संविदा का मतलब क्या होता है, क्या ऐसा कोई केस है जिसमें क्या पहले इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि यह वैलिड है। तो आपको एक केस का नाम देना है, वो है हरिहर प्रसाद बनाम वाल्मीकि प्रसाद। इसमें क्या गया था, इसमें कहा गया था कि अगर संविदा किसी प्रकार से मैरिज अगर उनके कस्टम में वैलिड है काफ़ी समय से ट्रेडिशन के तौर पे, तो ठीक है, तो इस प्रकार की क्या है मैरिज वैलिड होगी। उसका क्या है, आपको एविडेंस कोर्ट में देना पड़ता है, इस प्रकार से वो वैलिड हो जाती है अगर वो कोर्ट में इशू आता है। नहीं तो यह इनवैलिड होगा अगर आप इसे प्रूफ नहीं कर पाते हो कि आपके कस्टम में यह चला आ रहा है। कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन या कल्चर, ठीक है। तो बाकी कोई बड़ा इशू नहीं था, इसी को आपको ध्यान में रखना था। और जो प्ली थी महिला के द्वारा वह खारिज कर दी जाती है क्योंकि वह किसी भी प्रकार का एविडेंस देने में सक्षम नहीं होती है अपने कस्टम को लेके या ट्रेडिशन को लेके। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।